तो जैसे कि आप लोग को पता है कि आप लोग का एसएसटी का पेपर आने वाला है, जल्दी जल्दी हम आप लोग को रिवीजन करवा देते हैं। ये आपका ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है, भारत के प्रमुख भौगोलिक विभाजन। इसको याद कर लेना है। भारत के प्रमुख भौगोलिक विभाजन इस प्रकार है। पहला हिमालय पर्वत होता है, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय रेगिस्तान, तटीय मैदान और द्वीप समूह। ये 6 जो है 6 तरह का हमारे भारत का टोपोग्राफी है, मतलब भू आकृति है। इसको आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट जो आपने पढ़ा यहाँ पे हिमालय पर्वत, अरे हिमालय पर्वत के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। ये सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आएगा बच्चे, ठीक है। हिमालय पर्वत नवनिर्मित वलित पर्वत श्रृंखला है जो पश्चिम से पूर्व दिशा में फैली हुई है। ये लगभग 2400 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई है। ये तो आपको पता ही होगा ना। और पहाड़ों की चौड़ाई जो है ना, देखो उत्तर की तरफ जब जाओगे अपनी कश्मीर की ओर, तो 2400 किलोमीटर से लेके अरुणाचल प्रदेश की तरफ ज्यों ज्यों बढ़ोगे ना, तो 150 किलोमीटर, यानी चौड़ा से लेके पतला की ओर बढ़ा है। बात समझ में आ रही है। तो हिमालय पर्वत जो है ना को 3 समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं में विभाजित किया गया। मतलब इस आप मैप में देखोगे यहाँ पे तो आपको समझ में आएगा कि आप देखो ऊपर में, मतलब इस तरह से आप देखोगे चीज़ों को, ये यहाँ पे देख रहे हो ना ये, और फिर इस जगह पे, तो आप जब देखोगे ना तो इस तरह से, मतलब आपको इस तरह समझाता हूँ मैं, एक सेकेंड। ये ऐसे इस तरह से, इस तरह से, मतलब 3 लेयर में ये बटा हुआ है। क्या क्या है इसको समझिएगा। अभी आपको द हिमालय रेंज, पहला हिमाद्री कहते हैं, सबसे जो ऊंचा होता है ना उसको हिमाद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? ये सबसे टॉप वाला लेयर को, इधर वाला लेयर को हिमाद्री, फिर बीच वाला, फिर उसके बीच वाला, तो ऐसा भी देखेंगे। तो हिमाद्री हिमालय, ये हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है ना। इस श्रृंखला को महान हिमालय भी कहते हैं, यानी ग्रेट हिमालय भी बोलते हैं, या फिर इसको भीतरी हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ये सारा आप याद कर लिए, भीतरी हिमालय हुआ, या फिर आपका उत्तरी पर्वत श्रृंखला हुआ। ये सारा चीज़ ना आपको याद करना चाहिए। इस श्रृंखला के कुछ सबसे ऊंची चोटियां हैं जिनकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है ना। इस हिमालय श्रृंखला का मध्य भाग ग्रेनाइट से बना हुआ है, इसको याद रखिएगा। ये जो हिमाद्री हिमालय है इसका बीच वाला हिस्सा ग्रेनाइट से बना हुआ है। चूँकि यह हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है, इसलिए कई ग्लेशियर इसी श्रृंखला से उत्पन्न होती है, और इसी ग्लेशियर के पिघलने से जो हमारी नदियाँ आती है, ठीक है। पहला तो हिमाद्री हिमालय, दूसरा क्या है हिमाचल हिमालय, इसको हिमाचल हिमालय कहिए, हिमाचल प्रदेश कहिए। इसे हिमाचल या लघु हिमालय के नाम से भी जानते हैं, इसको याद रखिएगा। लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। हिमाचल प्रदेश यहाँ लिखा गया है, यानी हिमाचल हिमालय, लघु हिमालय। यह पर्वत श्रृंखला हिमाद्री के दक्षिण, यानी सबसे पहले क्या होगा हिमाद्री, उसके नीचे होगा क्या आपका हिमाचल हिमालय या लघु हिमालय कहते हैं, ठीक है। इसकी ऊंचाई लगभग 3700 से 4500, यानी उससे कम है। पीर पंजाल श्रृंखला, इसको याद रखिएगा, पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी श्रृंखला है ये। महाभारत और धौलाधार, ये सब मैंने क्लास में भी याद करवाया था। महाभारत धौलाधार श्रृंखलाएँ भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएँ हैं। इस श्रृंखला में हिमाचल प्रदेश में स्थित कश्मीर, कांगड़ा और कुल्लू की प्रसिद्ध घाटियाँ हैं। कहाँ? हिमाचल हिमालय, हिमाचल हिमालय में, हिमाचल हिमालय या लघु हिमालय में ये सारा जितने भी आप देख रहे हैं ना घाटियाँ, ये इसी में है, ठीक है। कौन कौन घाटियाँ हैं इसको आप याद रखिएगा, कश्मीर घाटी, कांगड़ा घाटी और कुल्लू घाटी। मसूरी, शिमला, नैनीताल और मनाली जैसे सभी प्रसिद्ध हिल स्टेशन कहते हैं, पहाड़ पे शहर बसा हुआ है, हिमाचल के श्रृंखला में स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पे इस जगह पर आप दिखोगे तीनों चीज़ इस मैप में आपको अच्छा से दिख जाएगा। सबसे पहले ग्रेट हिमालय या फिर महान हिमालय, ग्रेट हिमालय या फिर महान हिमालय। यहाँ पे देखो आप, ये जो है ना ये वाला हिस्सा, इसको हिमाद्री हिमालय कहो या ग्रेट हिमालय। उसके बाद होगा लेसर हिमालय, उसके बाद होगा शिवालिक हिमालय, ठीक है। इसको याद रखिए, इसको हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। जो लेसर हिमालय है, लघु हिमालय को हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। शिवालिक पर्वतमाला, यानी जो नीचे वाला लेयर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये नीचे वाला लेयर, इसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ये हिमालय के सबसे बाहरी पर्वतमाला है, बाहरी मतलब सबसे नीचे है। इसकी ऊंचाई सिर्फ 900 से 1100 मीटर के बीच में है।
शिवालिक पर्वतमाला का निर्माण उत्तरी एक सेकंड हिमालय पर्वतमाला से नदियां द्वारा लाए गए निक्षेप के परिणाम स्वरूप हुआ है। देहरादून, कोटलीदून, पाटलीदून कुछ ऐसे अनुदैर्ध्य घाटियां हैं जो लघु हिमालय शिवालिक पर्वतमाला के बीच स्थित है। ये जितना भी दून है ना, सब घाटी को दून कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। देहरादून, कोटलीदून और पाटलीदून ये हिमालय के किस श्रृंखला में है? तो शिवालिक हिमालय में, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें आपको एक चीज़ दिखेगा कि अभी तक आपने जो हिस्सा किया मतलब पढ़ा, तो हिमालय का अभी तक क्या करे थे आप? इस तरह से डिवाइड करते, महान हिमालय या फिर हिमाद्री हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। अब हिमालय को ऐसे ऐसे डिवाइड करेंगे। कैसे? ऐसे ऐसे ऐसे। मतलब यहाँ पे आप मैप में देखो तो समझ में आएगा। जैसे अभी आपने इस तरह से डिवाइड किया ना, इस तरह से। अब क्या करेंगे? इधर से एक डिवाइड, फिर दूसरा डिवाइड, फिर तीसरा डिवाइड, इस तरह से। इस जगह का नाम क्या कहते हैं, इस जगह का नाम क्या कहते हैं, इस जगह का नाम क्या कहते हैं, इस जगह का नाम। अभी इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो शिवालिक हिमालय, अब उस हिसाब से जब हम नाम देखेंगे तो रिवर, इंडस रिवर मतलब सिंधु नदी से लेकर सतलुज नदी तक को पंजाब हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय। क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो सतलुज से लेकर काली नदी तक इसको कुमाऊं हिमालय कहते हैं, ठीक है। और काली से लेकर तीस्ता तक को नेपाल हिमालय बोलते हैं। और तीस्ता से लेकर दिहांग तक को क्या बोलते हैं? असम हिमालय कहते हैं। ये सब याद रखिएगा, ठीक। आगे चलो। देश के पूर्वी भाग में फैले हिमालय पर्वतमाला पूर्वांचल पर्वतमाला कहते हैं। मतलब क्या बोल रहा है? तो ये कह रहा है कि जो हिमालय पर्वत कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, तो इधर वाले हिस्सा का नाम पूर्वांचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ये मुख्यतः अवसादी चट्टानों के निर्मित पूर्वांचल पर्वतमाला में पटकाई, याद रखिएगा, पटकाई पहाड़ियाँ हैं, नागा पहाड़ियाँ हैं, मणिपुर पहाड़ियाँ हैं, मेजो पहाड़ियाँ, ये सारा पूर्व के क्षेत्र के हिस्से का नाम है, ठीक है। अब ये आपका हिमालय का डिवीज़न ख़त्म हो गया। हमने शुरू में पढ़ा था 6 डिवीज़न, यानी भारत की 6 आकृति, उसमें से हिमालय हमने पढ़ लिया, हिमालय का प्रकार पढ़ लिया। अब दूसरा क्या है आपका? उत्तरी मैदान, उत्तर की तरफ, यानी आपको मैप में दिख जाएगा यहाँ पे ये वाला हिस्सा देखो आप। इधर हिमालय था, हिमालय को पढ़ लिया। अब ये वाला बेल्ट जहाँ पे पर्वत नहीं है, इसको प्लेन कहा गया, यानी मैदान, जहाँ पे लगभग नदियाँ बहती है। गंगा नदी सबसे ज़्यादा लंबी नदी बहती है यहाँ पे, ठीक है। तो उत्तरी मैदान का निर्माण 3 प्रमुख नदी प्रणाली द्वारा हुआ है। और ये क्या क्या है इसको देखिए। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्रा मैदान ये जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। उत्तरी मैदान 3 भागों में विभाजित है। उत्तर का मैदान, पश्चिम भाग में क्या? पंजाब का मैदान। इस मैदान का अधिकांश भाग पाकिस्तान में स्थित है। यह सिंधु नदी द्वारा सिंचित है। इसकी सहायक नदियाँ रावी, ब्यास और सतलुज, झेलम और चिनाब है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। ये सिंधु नदी की सहायक नदियाँ पूछे एग्जाम में। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ क्या क्या है? रावी है, क्या क्या है? रावी है, व्यास है और सतलज है, और क्या है? झेलम है, ठीक है, याद रहना चाहिए। गंगा का मैदानी इलाका हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। असम ब्रह्मपुत्रा की मैदानी इलाकों का हिस्सा है। उत्तरी मैदान में विभिन्न प्रकार के भू आकृतियाँ पाई जाती है। भू आकृतियों में भिन्नता के आधार पर इन्हें 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया। जब नदियाँ पहाड़ों के नीचे आती है तो वे शिवालिक पर्वतमाला के समानांतर स्थित एक संकरी पट्टी के कंकड़ जमा करती है। इसे ही भाबर कहा जाता है। मतलब वो जो जलोढ़ मिट्टी होता है ना, भाबर प्रदेश कहते हैं। अच्छा, ये भाबर जो जलोढ़ मिट्टी जो कचड़ा मचड़ा बहा के लाता है ना हिमालय पर्वत से, वो मिट्टी से जो स्थल बनता है उसको भाबर प्रदेश कहते हैं। और इस भाबर 2 तरह का आता है, खादर, एक बांगर। जो नया भाबर होता है उसको खादर कहते हैं, जो पुराना होता है उसको खादर और बांगर कहते हैं, ठीक है। अब इस जगह पे देखिए आप, इस क्षेत्र के दक्षिण में नदियाँ और धाराएं फिर से दिखाई देती है और तराई क्षेत्र का निर्माण करती है, जो नम, दलदली और कीचड़ युक्त होती है। ये कभी घने जंगल से आच्छादित होता है तो घिरा हुआ रहता है, लेकिन कृषि भूमि के विस्तार के लिए जंगलों को काट दिया गया है। उत्तरी मैदान का एक बड़ा हिस्सा पुरानी जलोढ़ मिट्टी, यानी अभी बताया ना पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जिसको हम लोग बांगड़ बोलते हैं, सीढ़ीनुमा संरचना करते हैं। इसे भांगर नाम से जाना जाता है। इसकी मिट्टी कंकड़ और नामक कण होते हैं, ठीक है।
अब ये तो है, इसको अब आप लोग थोड़ा सा याद कर लेना है आप लोग सभी को। क्या है यहाँ पे, नए भंडारों को खादर कहते हैं, ठीक है। अभी न बताया मैंने कि नए भंडार को क्या बोलते हैं, खादर। ये इतने उपजाऊ है कि यहाँ गहन खेती की जाती है। तो खादर मिट्टी इधर वाला है, ये ज़्यादा उपजाऊ है, और बांगर मिट्टी इधर वाला है, ठीक है। अब इस जगह पे आप देखो, नदियों के पास पाई जाने वाली नई जलोढ़ मिट्टी खादर होता है, और आपका बांगर नदियों से दूर स्थित प्राचीन जलोढ़ होता है, मतलब पुरानी। इसका नवीनीकरण हर साल किया जाता है, मतलब हर साल पानी में बह के मिट्टियाँ आती है। इसका नवीनीकरण हर साल नहीं होता, बहुत बड़ा बाढ़ होगा, कुछ होगा तब होगा। इसमें महीन कण होते हैं, इसमें कंकड़ गांठ की उच्च सांद्रता, बड़ा बड़ा ढेला टाइप का होता है। यह अत्यंत उपजाऊ होता है, ये तुलना में कम उपजाऊ होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार भारत का प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय चट्टान, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना है। पठार को दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है, उच्च भूमि और दक्कन पठार, मतलब उच्च भूमि और दक्कन की पठार, ठीक है। इसको याद रखिएगा। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा पठार के एक विशाल हिस्से को कवर करता है, मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मध्य उच्च भूमि उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला और दक्षिण में विंध्याचल पर्वतमाला स्थित है। मध्य उच्च भूमि के पूर्वी भारत में बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे, मध्य उच्च भूमि के पूर्व में स्थित छोटा नागपुर पठार दामोदर नदी द्वारा सिंचित प्रदेश, नर्मदा नदी के दक्षिण में दक्कन पठार स्थित है। ये पश्चिम की ओर ऊंचा और पूर्व की ओर धीरे धीरे ढलानदार होता है। पश्चिमी घाट दक्कन पठार के पश्चिमी सीमा बनाते हैं और पूर्वी घाट इसकी पूर्वी सीमा बनाते हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से ऊंचे हैं, पूर्वी घाट दक्षिण में नीलगिरी होना चाहिए, नीलगिरी हो गया, नीलगिरी पहाड़ियाँ तक फैले हुए हैं। पश्चिमी घाट के सबसे ऊंची चोटियाँ अन्नाईमुडी वीवीआई है, ये क्या है, वीवीआई है, यानी अन्नाईमुडी या अनाईमुदी और डोडा बेटा है, इसको याद कीजिएगा, ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी है, इसको याद रखिएगा। पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, महेंद्रगिरी। अब पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटी क्या है, इधर आपको इस जगह पे दिख जाएगा। इस साइड में जब आओगे ना आप, ये वाला पर्वत यहाँ पे कटल फटल होगा, इसको पूर्वी घाट कहते हैं, और यहाँ पे जो पर्वत होगा इसको पश्चिमी घाट कहते हैं। अल्टरनेटली एक पर्वत का नाम है, ठीक है, दोनों तरफ। तो इधर वाले का चोटी का नाम भी आपने सीख लिया, उधर वाले का भी चोटी का नाम, डोडा बेटा अनैमुदी। और इधर क्या पढ़ा आपने, इधर देखो, पश्चिमी घाट की ऊंची चोटी अनैमुदी या डोडा बेटा है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाटी का सबसे ऊंची चोटी है, इधर जो है पूर्वी घाटी, ठीक है। दक्कन पठार के दक्कन ट्रैप काली मिट्टी से बने हैं जो कपास खेती के लिए उपयुक्त है, वीवीआई है, याद कर लेना। अब यहाँ पे आपको अंतर याद करना होगा, ये भी पूछेगा। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट दक्कन पठार के पश्चिमी किनारे में स्थित है। पूर्वी घाट, पूर्वी घाट दक्कन पठार के किनारे स्थित है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई अधिक है, इनकी औसत ऊंचाई कितना है, 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट के कम ऊंचाई है, ये जो पूर्व तरफ दिखाया ना मैं आप लोग को, उसकी ऊंचाई कम है, ये 600 मीटर है, ठीक है। आगे चलिए, इनमें पहाड़ों की, इनमें पश्चिमी घाट की बात कर रहे हैं कि इनमें पहाड़ों की एक निरंतर श्रृंखला और इन्हें केवल दर्रों के माध्यम से ही पार किया जाता है, जो रास्ता बना हुआ है। इन क्षेत्रों से होकर कोई बड़ी नदी नहीं गुजरती, लेकिन इधर कटल फटल छटल है, पर्वत श्रृंखला निरंतर नहीं है, और ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों द्वारा इनका क्षरण होता है। क्षरण मतलब कटा फटा हुआ, है ना। इन क्षेत्रों को गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी जैसी प्रमुख नदियों द्वारा काटा गया है। इसको आप लोग याद कर लिया, कौन कौन नदी पूर्वी घाट की ओर है, कौन कौन पश्चिम घाट की, ठीक है। भारतीय रेगिस्तान, अब रेगिस्तान की बात आ गई, यह हो गया आपका तीसरा वाला पॉइंट, है ना, 6 पॉइंट में। रेगिस्तान, भारत, महान भारतीय रेगिस्तान या थार रेगिस्तान पश्चिमी राजस्थान में। थार रेगिस्तान भारत का जो रेगिस्तान है, ये थार रेगिस्तान है। ये एक रेतीली मैदान है जहाँ वार्षिक वर्षा मात्र 150 होता है, ठीक है। बरसात के मौसम में कुछ छोटी छोटी धाराएं दिखाई देती है, लेकिन वे जल्दी रेत में गायब हो जाती है। ये सब राजस्थान की बात कर रहे हैं। लूनी नदी याद कीजिएगा, इस क्षेत्र की एकमात्र बड़ी नदी है राजस्थान की।
बरखान या अर्धचंद्राकार रेत की टीले रेगिस्तान की एक प्रमुख विशेषता है। बरखान बनाता है या आधा चंद्रमा इस तरह से बालू मिट्टी उड़ उड़ के एक शेप बना देता है, उसकी बात कर रहा है। दूसरा, अब ये नेक्स्ट हो गया। चौथा, तटीय मैदान। अब तटीय मैदान क्या है इसको समझिए। भारत की एक लंबी तटरेखा है, पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट, है ना। पश्चिमी तट तथा पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित है। इसे 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कोंकण, मुंबई, गोवा ये पश्चिमी तट का उत्तरी भाग है। कंकड़ मैदान ये पश्चिमी तट का मध्य भाग है। मालाबार तट ये पश्चिमी तट के दक्षिणी भाग है, मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित मैदान चौड़े और समतल है। उत्तरी भाग को उत्तरी सरकरा के नाम से जानते हैं, ये सरकरास या सरकार भी हो सकता है। जबकि दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट BBI सब, यानी इस तरह जो इंडिया का हिस्सा है ना, तो इस तरफ की जो पहाड़ी है यानी पूर्वी घाट, इसके सबसे उत्तर भाग को क्या बोलते हैं? सबसे उत्तर भाग को बोलते हैं उत्तरी सरकार, और नीचे वाला हिस्सा बोलते हैं कोरोमंडल तट। ठीक है, इसको याद रखिएगा। महानदी कृष्णा, गोदावरी, कावेरी कुछ ऐसी नदियां हैं जो इस तट में अपनी डेल्टा बनाती हैं। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक ना, चिल्का झील महत्वपूर्ण झील है ये भी। अब द्वीप समूह की बात कर रहे हैं। ठीक है, द्वीप समूह। भारत में द्वीप को 2 हिस्सों में, 2 समूह में, एक लक्षद्वीप समूह, एक अरब सागर में केरल और मालाबार तट के पास है। कहाँ पे है? अरब सागर में। ये प्रवाल भित्तियों से बने छोटे द्वीप समूह है। कवरत्ती द्वीप लक्षद्वीप की प्रशासनिक राजधानी है। ठीक ना, ये सब याद कीजिएगा। पिटली द्वीप निर्जन और यहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है। लक्षद्वीप का अधिकांश द्वीप छोटे प्रवाल भित्तियों से बने हैं। प्रवाल पॉलिपस सूक्ष्म जीव हैं जो उथले, कीचड़ रहित और गर्म पानी में रहते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट स्रावित करते हैं। जो प्रवाल भित्तियाँ कंकाल के साथ मिलकर 3 मुख्य प्रकार की प्रवाल भित्तियाँ का निर्माण करते हैं: अवरोधक भित्ति, परिवर्ती भित्ति और एटॉल। ठीक है। अब यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है आप लोग के लिए। ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ का एक अच्छा उदाहरण है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। BBI ये सब याद रखिएगा। और ऊंचे जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है। ये आकार में बड़े और संख्या में अधिक फैले हुए हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, जिसको बैरन द्वीप समूह कहते हैं। याद करना, सक्रिय ज्वालामुखी मतलब एक्टिव वोल्केनो कहाँ पे है? बैरन द्वीप समूह में। ठीक है। चूँकि ये द्वीप भूमध्य रेखा के निकट है, इसलिए यहाँ का मौसम पूरे वर्ष गर्म और आर्द्र रहता है। द्वीपों में घने जंगल हैं। ठीक ना, ये यहाँ तक था ये चैप्टर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। इसको जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेना आप लोग। ठीक है, फिर मिलते हैं दूसरे चैप्टर के साथ। चलिए, थोड़ा हॉरिजॉन्टल हो जाता बार बार।